नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया को टोक्यो ओलंपिक्स में सेमीफाइनल जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में रिस्ट लाइन की 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी की सेमीफाइनल में जीत हासिल कर देश को गौरवान्वित किया है और फाइनल में जीत हासिल कर स्वर्णिम सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में भारत का पदक पक्का हो गया है। अब रवि दहिया ने कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सुनायरवे के हराकर स्वर्ण पदक जीतने की ओर कदम रख दिया है और जिसको लेकर देश भर में उन्हें बधाइयां आ रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीछे भी नहीं हटे और ट्वीट कर बधाई दे डाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में और तेजी लाने के लिए मानव संसाधन के साथ पर्याप्त उपकरण की व्यवस्था भी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री केदारनाथ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्गदर्शन में मास्टर प्लान के अनुरूप श्री केदारनाथ को भव्य बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपने आवास स्थित कैंप कार्यालय में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था की और समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सर्वप्रथम विजन को बताता है। केंद्र सरकार की दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में होने वाले कार्यक्रमों के स्पष्ट रूपरेखा तय करने के निर्देश उन्होंने दिए और इसके साथ ही कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का संदेश आमजन तक पहुंचने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का गरिमा और भव्यता के साथ आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों की अवधि 2023 तक बढ़ाई गई है और इस आयोजन के लिए राज्य से ऐतिहासिक महत्व के 2 स्थलों में अल्मोड़ा और देहरादून का चयन भी किया गया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं उप विभागाध्यक्षों को कार्यक्रमों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की हिदायत दी है। विभागों से आपसी समन्वय से कार्यक्रमों के आयोजन की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। ये कार्यक्रम आजादी के लिए हमारे पूर्वजों के बलिदान से भावी पीढ़ी को परिचित कराने में मददगार होंगे और इसमें विभिन्न संस्थानों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनसीसी व एनएसएस की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित कांग्रेस के विचार मंथन शिविर के दूसरे दिन कोर कमेटी और महिला कांग्रेस संगठन समेत कई इकाइयों की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव में जीत के सेहरा सिर बांधने के लिए जिम्मेदारियों की गठरी पदाधिकारियों को सौंपी गई। हालांकि ये बात अभी साफ नहीं हुई है कि किस पदाधिकारी को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विचार मंथन शिविर में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का दावा है कि जनता ने बीजेपी पर विश्वास करके देख लिया है। अब 2022 के चुनाव में जनता का भरोसा फिर से कांग्रेस जीत कर दिखाएगी और इसके लिए हर वो मुद्दे उठाए जाएंगे जो जनता से जुड़े हैं। यही नहीं, सत्ता में आने के बाद समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 22 में हमारे बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे और देश की प्रगति और उन्नति के लिए जिस तरह की स्थिति इस समय भाजपा ने प्रदेश में बना दी है, मुझे लगता है कि लोग उससे बहुत दुखी हैं। लेकिन हम नकारात्मकता से अपनी जो है वो भवन नहीं बनाना चाहते हैं। हमारी जो सकारात्मकता है कि हम आगे प्रदेश के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे, समाज के लिए क्या करेंगे, उस पर हम अपना बेस बनाएंगे। सही बता रहा हूँ कि 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि हमेशा आप कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पे भी देखिए, कोविड का समय हो, आज किसानों की जो बात हो,
हर जगह पे कांग्रेस ने ही आवाज़ उठाई है और कौन से विपक्ष की हिम्मत है? बाकी तो सब लोग एक ए टीम बी टीम बन के उनके साथ लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ही जनता की आवाज़, और जनता को चीज़ मालूम चल चुकी है, उत्तराखंड में भी जनता को ये विश्वास है कि कांग्रेस ही एक विकल्प है जो इनको बदलाव दिलाएगा और जो इनका कुशासन है भाजपा से उससे छुट्टी दिलाएगा। और इसी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल अपने युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से बात करने गोपेश्वर पहुंचे, जहां युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे युवा और आप कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद वो समर्थकों के साथ गोपीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भोले बाबा के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने युवाओं से संवाद करते हुए स्थानीय और राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की शक्ति को सलाम, जिनके इरादे इस मूसलाधार बारिश में भी नहीं डिग पाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी सैकड़ों की तादाद में युवा यहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकारों का ये आचरण बन चुका है कि चुनाव के 3 महीने पहले वो कई घोषणाएं करते हैं और उनको पूरा करने के दावे भी करते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार की बात करें तो 4.5 साल इस सरकार ने कोई काम नहीं किया और अब आखिरी के 6 महीनों में रोजगार देने की बात कर रही हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब 4.5 वर्षों में रोजगार नहीं दिया तो अब आखिरी के 6 महीने में रोजगार सरकार कहां से देगी। तो गोपेश्वर पहुंचे हैं आप के सीनियर नेता और जहां पर उन्होंने युवाओं के साथ संवाद किया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल अपने युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से बात करने गोपेश्वर पहुंचे थे, जहां युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और सैकड़ों की तादाद में पहुंचे युवा और आप कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद वो समर्थकों के साथ गोपीनाथ मंदिर पहुंचे और जहां पर उन्हें भोले बाबा के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने युवाओं से संवाद करते हुए स्थानीय और राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि युवाओं की शक्ति को सलाम, जिनके इरादे इस मूसलाधार बारिश में भी नहीं डिग पाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सैकड़ों की तादाद में लोग आएंगे, युवा आएंगे, और लेकिन उन्होंने सरकार पर हमला भी बोला इस दौरान। और उन्होंने कहा कि सरकारों के ये आचरण बन चुके हैं कि चुनाव के 3 महीने पहले वो कई घोषणाएं करते हैं और उनको पूरा करने के दावे भी करते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार की बात करें तो 4.5 साल इस सरकार ने कोई काम नहीं किया और अब आखिरी 6 महीनों में रोजगार देने की बात कर रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब 4.5 वर्षों में रोजगार नहीं दिया तो अब आखिरी के 6 महीने में रोजगार सरकार कहां से देगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऋषिकेश के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 छात्राओं को सम्मानित किया और इसके साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी की। बता दें कि दोनों छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉप कर शहर का नाम रोशन किया। संस्था ने हमारा गौरव बढ़ाया है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन महाराज देवेंद्र स्वरूप जी की स्मृति को समर्पित इस संस्था ने ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। काबिल बच्चे तैयार किए हैं। अब 99.6% आदि कल्पना से परे हमारे बच्चे निकल रहे हैं, तो बेहद खुशी होती है। तो इसलिए मेरी दिल में कई दिनों से इच्छा थी कि मैं ब्रह्मस्वरूप जी का नागरिक अभिनंदन करूं। वो तो मैं करूंगा, जब मौका मिलेगा तो वो नागरिक अभिनंदन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, पैसा बहुत सारे लोगों के पास है और मैं जानता हूं कई लोगों के पास अकूत संपत्तियां भी हैं, लेकिन उस संपत्ति को, उस धन को मानवता के लिए उपयोग में लाना, समाज को बनाने के लिए उपयोग में लाना, ये बड़ी बात है। और ये संस्था तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कभी कूड़े की गंदगी से दूभर रहने वाला अगस्त्य मुनि शहर आज स्वच्छ और सुंदर नजर आ रहा है। नगर पंचायत के गठन के बाद अगस्त्य मुनि शहर का कायाकल्प हुआ, जहां एक ओर यहां कूड़े की समस्या से लोगों को निजात मिली है, तो वहीं दूसरी ओर इस कूड़े से लाखों की आमदनी नगर पंचायत को प्राप्त हो रही है। कूड़ा निस्तारण करने में नगर पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बता दें कि अब तक 185 टन अजैविक कूड़े को कंपोस्ट किया गया और जिससे 7,41,000 की आय अर्जित हुई है।
गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पंचायत 3 बार सम्मानित भी हो चुका है। तीन अवार्ड ले चुकी है। एक तो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुई है हमारी नगर पंचायत अगस्त्यमुनि। उसके बाद अटल निर्मल पुरस्कार में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के भी जो है नगर पंचायत अगस्त्यमुनि को सम्मानित किया गया, जिसमें 50 लाख की अवस्थापना मद और 10 लाख का चेक दिया गया। इस बार भी उत्तराखंड में तीसरा स्थान नगर पंचायत अगस्त्यमुनि का स्वच्छता में रहा, जिसमें 20 लाख रुपए के अवस्थापना मद इस बार भी जो है नगर पंचायत को प्राप्त हुए। जो मेरी जानकारी में है, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि स्वच्छता के क्षेत्र में वास्तव में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट कर रही है और गीले जो कूड़ा है उसकी कूड़े से जो है खाद का उत्पादन कर रही है। कंपोस्ट पिट बनाए गए हैं और बिक्री भी कर रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसानों को जो है खाद उपलब्ध करा रही है। सूखे कूड़े से नगर पंचायत ने लगभग जो मेरी जानकारी में है 7 लाख रुपए तक की आय प्राप्त की है। और जो प्लास्टिक का जो कचरा है, जो कूड़ा है, जो रिसाइकिल नहीं हो पाता है, उसको नगर पंचायत के द्वारा जो है राजस्थान नेप्रा ग्रुप है एक, उनका अपना सीमेंट प्लांट है, उसमें फ्यूल का काम करने के लिए उसको भेजा जा रहा है। और जो कूड़ा रिसाइकिल होता है सूखा वाला, उससे नगर पंचायत ने 7 लाख रुपए की इनकम प्राप्त की है। रही बात नगर पंचायत की टोटल इनकम, तो पिछले वित्तीय वर्ष में नगर पंचायत ने जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 11 लाख रुपए और इस वित्तीय वर्ष में 27 लाख रुपए तक की आय जो है नगर पंचायत प्राप्त कर चुकी है। मुझे लगता है कि नगर पंचायत बहुत अच्छा कार्य कर रही है और अन्य नगर पंचायतों या अन्य निकायों को भी अगस्त्यमुनि नगर पंचायत को देखते हुए स्वच्छता के कार्य करने चाहिए। और हमें गर्व है कि हम स्वच्छ शहर, स्वच्छ नगर अगस्त्यमुनि में निवास करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण जब शुरू हुआ है तो नगर पंचायतों को जब इसमें सम्मिलित किया गया है तो नगर पंचायतों ने भी प्रतिभाग किया है और वर्ष 2019-20 से हम लोगों ने शुरुआत करी है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की और डोर टू डोर के साथ में सोर्स सेग्रीगेशन की। सोर्स सेग्रीगेशन का मतलब है कि जहाँ से कूड़ा उत्पादन हो रहा है वहीं पे उसको जैविक और अजैविक रूप में अलग अलग लेना। तो वर्ष 2019-20 से हमने इसकी शुरुआत करी थी और 19-20 में हम लोगों को इससे 2,20,194 रुपये की आय हुई है। और इसी के अलावा 2020-21 में हमारे पास में 3,62,832 रुपये की आय हुई है। 2021-22 में अब तक 1,58,151 रुपये की हमको इनकम हो चुकी है। टोटल अब तक 7,41,770 रुपये हमारी इनकम हो चुकी है। और इसमें हम लोगों ने करीब 185 टन कूड़ा हमने कॉम्पैक्ट किया है, जिसमें कि 83 टन जो है वो केवल प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। हम लोगों ने MLP मल्टीलेयर पैकेजिंग जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकता है उसको करीब 43 टन हम लोगों ने राजस्थान और गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भेजा है। राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्री में एज ए फ्यूल वो काम आएगा और गाजीपुर प्लांट में वो एनर्जी उससे जनरेट हो रही है। तो जैविक अजैविक कूड़ा, जैविक से हम कंपोस्ट बना रहे हैं, कंपोस्ट पिट हमने बनाए हैं। उसके लिए उससे कंपोस्ट से हमको अभी तक 2500 रुपये की इनकम भी हुई है। बाकी लोग ले गए हैं अपने खेतों के लिए। और अजैविक से जिसमें कि प्लास्टिक वेस्ट, गत्ता, कांच वगैरह जो भी है, इससे करीब 7,41,000 रुपये की इनकम हो चुकी है नगर पंचायत की। नगर पंचायत का गठन 9 जुलाई 2012 को हुआ है और इसमें 4 ग्राम पंचायतों से मैं सम्मिलित हुई थी। बाद में 4 वार्ड हुए थे। इसमें वर्ष 2013 में चुनाव हुआ था और उसके बाद में पहला बोर्ड यहाँ पे निर्वाचित बोर्ड हुआ था। उसके बाद से नगर पंचायत प्रॉपर रूप से रन है। वर्ष 2018 में पुनः चुनाव हुए हैं और उसके बाद में परिसीमन के पश्चात में यहाँ पे अब 7 वार्ड हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऊधम सिंह नगर में रुद्रप्रयाग से विधायक राजकुमार ठुकराल अपने बड़बोलेपन को लेकर लगातार विवादों में रहते हैं, तो वहीं एक बार फिर से विधायक अपने बड़बोले बयान को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। विधायक ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो अब उनका बयान
वायरल हो रहा है वो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि जिले के रुद्रपुर के डीएम ऑफिस में जिला पंचायत सदस्यों का डीएम को हटाने को लेकर एक धरना प्रदर्शन चल रहा था और उस वक्त रुद्रपुर के बीजेपी विधायक प्रदर्शनकारियों को मनाने वहां पहुंचे थे। उन्होंने एक ऐसे बयान दे डाले जो अब खूब वायरल हो रहा है कि इन बयानों को लेकर क्षेत्र में अब खूब चर्चा भी हो रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नगर पालिका रुद्रपुर चेयरमैन के पद पर होने के दौरान उन्होंने एक बस्ती को उजाड़े जाने के विरोध में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को शमशान बना दिया था, जिसमें डीएम की कुर्सी पर महिलाओं ने कब्जा कर लिया था। आगे उन्होंने यह भी कहा कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा विधायक हूं और अब तक कोई चुनाव नहीं हारा, लेकिन उनसे जूनियर विधायक आज प्रदेश में मंत्री बन गए हैं, लेकिन वह अपने उग्र तेवर और तांडव करने के चलते मंत्री नहीं बन पाए। इन दोनों बयानों की वजह से बीजेपी विधायक राजकुमार क्षेत्र में सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक दफे गरीबों का मैं नया बना चेयरमैन, शहर का चेयरमैन बना हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष। गरीबों के सब आशाएं तोड़ दी जगतपुरा में और सारी भीड़ लाके ना मैं इस कोर्ट को, ये जो जितनी न्यायालय ये क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको शमशान घाट बना दिया था। ये डीएम की कुर्सी पे महिलाओं ने कब्जा कर लिया था और जहां भाई साहब बैठे में ना, यहाँ भगवान सिंह बिष्ट बैठते थे, सब तहस नहस कर दिया था ऑफिस सारे। बहुत गंभीर मुकदमे कायम हुए थे हम पे। वो काम कर रखे हम लोगों ने यहाँ पर। या कितने जितने प्रदर्शन मैंने किए यहाँ पर, आज तक किसी माइके लाल ने किए होंगे। तो ऐसा ज्ञान काहे दे रहे हैं? एक मिनट, मैं इसकी बात का जवाब दूं। सुदर्शन की, ये मेरा जिला पंचायत सदस्य है। मैं उसी भाव से आज मंत्री नहीं हूँ, मुझसे जूनियर मंत्री बने हूँ। मैं 3 विषयों में एमए हूँ, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मैं 10 इलेक्शन लगातार जीता हूँ, आज तक मैं ऊपर वाले की कृपा से कभी हारा नहीं हूँ। मैं मंत्री क्यों नहीं हूँ भाई? बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उस वजह से जो मैंने किया आज तक तांडव, अपने उग्र स्वभाव के नहीं हूँ। सर, हमने तो कोई ऐसे तांडव नहीं किए, हम तो अपने। उत्तराखंड के जसपुर में सभी जगह आशा कार्यकर्ता अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिन से धरने पर हैं, तो वहीं जसपुर केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सभी आशाओं ने अपने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना दिया और आशा कार्यकर्ताओं ने धरने के समर्थन देने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी पहुंचे। यहां यूनुस चौधरी ने आशाओं का समर्थन किया और बैठक पर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं आशाओं का कहना है कि आशाओं के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, आशाओं पर अत्यधिक भार बोझ है। और वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने मांगे नहीं मानने पर राजधानी में पहुंचकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं रुड़की आईआईटी के बिल्कुल ठीक सामने। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो है एक आईआईटी के सहयोग से एक जो है ऐप जो है लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है उत्तराखंड भूकंप ऐप। इससे क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये होगा तौर पर आम इंसान जो है अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करे और कहीं ना कहीं यदि भूकंप की संभावनाएं हैं तो वो ये ऐप जो है उसको जो है अलर्ट करेगा मोबाइल के थ्रू कि यहाँ पे भूकंप की स्थिति बनी हुई है। हालांकि हमको बताना चाहेंगे कि ये ऐप जो है देहरादून में आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो है इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया है। कहीं ना कहीं आईआईटी के सहयोग से ये जो है ऐप जो है आज जो है उत्तराखंड के अंदर जो लॉन्च हो गया है। एक आम इंसान भी जो है अपने मोबाइल के माध्यम से, एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से इस ऐप को जो है डाउनलोड करके भूकंप की जानकारी ले सकता है। उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की ने भूकंप अलर्ट के लिए एक आधुनिक ऐप तैयार किया है। बता दें कि तो देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड के जिला बागेश्वर में इसी लहर से निपटने के लिए तो देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड जिले के बागेश्वर में इसी लहर के निपटने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है और इसी के मद्देनजर इसकी प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिला चिकित्सालय में तैयार किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, आईसीयू बेड के साथ साथ जेनेटिक वार्ड में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। डीएम ने कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बनाए गए जा रहे 6 बेड वाले आईसीयू वार्ड और जेनेटिक वार्ड के कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि जेनेटिक वार्ड का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है
और बचा हुआ कार्य 2 दिन में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही 6 बेड वाले आईसीयू वार्ड का कार्य तत्परता के साथ किया जा रहा है, जो लगभग 10 दिन में पूरा हो जाएगा। और साथ ही सीएमओ को सभी आवश्यक कार्य समय से दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पे एक आईसीयू बन रहा है जिसमें 6 बेड का आईसीयू है। वो अभी निर्माणाधीन है, तो उसी का आज हमने यहाँ पे आके इंस्पेक्शन किया है। ठेकेदार को भी हमने बुलाया था, साथ साथ में हमारे जो कार्यरत संस्था है RWD उनको भी बुलाया था। तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जो हमारा आईसीयू है वो 10 दिन के भीतर जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो पहले यहाँ पे जीरियाट्रिक वार्ड था उसको भी हमने, क्योंकि शिफ्ट हमें करना पड़ा आईसीयू के लिए, तो फिर उसका भी वर्क जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगले 2 दिन के अंदर वो हैंड ओवर करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा जो हमारा ऑक्सीजन जनरेशन जो प्लांट है उसका भी आज हमने यहाँ पे आके सेटअप देखा है, और जो ट्रेंड पर्सन है उसकी भी नॉलेज को चेक किया है। तो यहाँ पे हमारा स्थापित हो चुका है और वो सुचारू ढंग से वो चल भी रहा है। और हमारे यहाँ पे एक पर्सनल उत्तराखंड के विकास नगर में गोकसी के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी को आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर पीटा और जिससे वो लहूलुहान हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल उसे छुड़वाकर अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं दूसरी ओर आरोपी को फांसी की सजा को लेकर के आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली विकास नगर के ढकरानी गांव का है, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने एक घर में से गाय चुरा ली और हंगामा तब खड़ा हुआ जब सुबह सवेरे गाय की तलाश में निकले ग्रामीणों को गाय का शव गांव के ही पास मिला। इस दौरान एक आरोपी ग्रामीण को आता देख खेतों में कहीं फरार हो गया और जिसके चलते गांव में हुई गोहत्या को कारण मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण की भीड़ एकत्र हो गई। तो वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने बढ़ते आक्रोश को देखते हुए आसपास के थाना पुलिस के साथ ही एसपी देहात स्वतंत्र कुमार आरोपी की धरपकड़ के लिए मौके पर पहुंच गए। वहीं घंटों के बाद हमारी मांग ये है कि जो गोकसी में काम करने वाला एक पूरा तंत्र है उसका पुलिस प्रशासन को खुलासा करना चाहिए, वो सारे लोग पकड़े जाने चाहिए। और ये मतलब सुनियोजित तरीके से हो रहा है, एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। क्यों हिंदू की गाय कटती है, हिंदू की गाय चोरी होगी, चोरी करके थोड़ी दूर पे से काट करके उसका गोमांस बेच दिया जाएगा, ये हिंदुओं के लिए क्यों है? हमारी मांग ये है कि प्रशासन क्यों इस तरह निष्क्रिय बना हुआ है, क्यों प्रशासन जो है इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करता। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करी क्यों, क्या कमी मानते हैं पुलिस की, लापरवाही क्या मानते हैं लोगों की? ऐसा है ना, पुलिस ने एक जो आदमी हमने पकड़ के दिया पुलिस को, वो तो पुलिस ने पकड़ लिया, बाकी अन्य लोगों को कौन पकड़ेगा? पुलिस ने उनके ऊपर कोई फोकस नहीं करा। गांव के लोगों ने पकड़ के, ये व्यक्ति भी गांव के लोगों ने, अन्य लोगों ने पकड़ के दिया। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि इसके साथ जो संलिप्त और 4-5 लोग थे उनमें से किसी को पकड़ दिया, उनमें से उनको सबको पकड़ दिया। आरोप किस तरह की सजा की मांग कर रहे हो? फांसी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि एक षड्यंत्र है। गाय हत्या का मामला है, काफी माहौल वैसे दिख रहा है कि तनावपूर्ण जैसा। देखिए, मैं यहीं पे मौके पे भी हूँ और हमारे साथ गांव के लोग भी हैं, वो पुलिस को पूरा सहयोग कर रहे हैं, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। इन लोगों से लगातार हम लोग कॉन्टेक्ट में भी हैं और ये लोग साथ में हमारे सर्च भी कर रहे थे और जो अभियुक्त है वो भी नोन हो गया है और सचिन कश्यप जी से हमारी बात भी हो गई है, वो अभी अपनी तहरीर दे रहे हैं, उस पर मुकदमा दर्ज होगा और फिर आवश्यक कार्रवाई हमारी पुलिस कर रही है। घटनाक्रम क्या है पूरा? एक गोकसी का मैटर आया सामने और उसको लेके लोग, हमारी फोर्स लगातार यहाँ पे सर्च कर रही है और कि अभियुक्त पकड़ में आ जाए और हमारी टीम भी लगभग 8-10 टीम बना के उसको रवाना भी किए हैं जल्दी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। बता दें कि ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि दोपहर के समय उसकी बेटी सिलाई सीखने के लिए गई और इस दौरान आरोपी युवक ने नशे की हालत में उसकी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसके साथ ही सुनसान जगह पर दुष्कर्म भी किया। घर आने पर बेटी ने अपने साथ हुई घटना को जानकारी दी परिजनों को और जिसके बाद मामला कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।